हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मूल अधिकार। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएसआई में दवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप 2021 की बात कर लें या 2017 की, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई के, यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो है अच्छी तरीके से देखते चलेंगे, ताकि जो है अपना ये चैप्टर्स, ये टॉपिक बहुत ही मजबूती से जो है तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अभी इसको हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। फिलहाल अभी देखते रहिए आप। देखिए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका विस्तार है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है बताया गया है। और भाग की बात करें तो ये संविधान का जो भाग 3 है उसमें जो है इसका प्रावधान बताया गया है। तो अब इसको जो है हम लोग एक एक जो है आर्टिकल को देखते चलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट उसके पॉइंट है उस पर भी जो है चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मूल अधिकार, अभी वर्तमान में मूल अधिकार जो है 6 हैं, ठीक है। अभी सब आगे आपको मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपीएसआई के लिए दोस्तों इनफ है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस लिए गए हैं और प्लस थ्योरी बेस्ड क्लास है। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही मजबूत हो जाएगी ये चैप्टर। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है। अब दोस्तों, राज्य से तात्पर्य है जैसे कि केंद्र में सेंट्रल जो होता है अपना लोकसभा, ठीक है। राज्य में विधानमंडल। यहाँ पर जो है ये जो सरकारें होती हैं तो वहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देते हैं। अभी ये देखिए थोड़ा, अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की शक्ति का दुरुपयोग न हो और वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति जवाबदेह हो। यानी कि जो यहाँ पर राज्य से तात्पर्य यही है कि जो अपने देश में जैसे संसद हो गया, ठीक है, और राज्य में विधानमंडल हो गया, तो ये सब जो है क्या करेंगे, मौलिक अधिकार की एक तरीके से जो है रक्षा करेंगे कि अधिकारों के प्रति जवाबदेह हो। यानी कि कुछ भी अगर आप ऐसा होता है मौलिक अधिकार के प्रति, तो इसका जो है जिम्मेदार कौन होगा, राज्य होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि राज्य का तात्पर्य यहाँ पर क्या बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आर्टिकल 13 है, मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है, यह कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता है वह अमान्य या शून्य होगा। यानी कि ऐसा कोई कानून जो है अगर आता है जो कि मूल अधिकार को नुकसान पहुंचाता है या फिर इससे जो है मतलब इससे जो है मेल नहीं खाता है, तो उसका जो है कानून अमान्य या शून्य होगा, ठीक है। ये आपको बताया है आर्टिकल 13 में। यह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का संरक्षक भी इस आर्टिकल को कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए आता है काम का बात, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत ही मिलने वाले हैं, तो इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा। देखिए ये है 6 जो है। अब हम लोग जो है 13 क्वेश्चन आर्टिकल 13 तक देख चुके थे। तो यहाँ से देखिए वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। तो समानता का अधिकार पहला हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग गलत है, ये 23 से 24 होगा, ठीक है। तो ये 23 से 24 तक है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है। अभी इसको हम जो है एक एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद से 35 तक, अनुच्छेद 32 तक, अनुच्छेद 32 तक। अब देखिए, अब इसको एक एक जो है हम लोग एक एक जो है मौलिक अधिकार को समझते हैं। जैसे समानता का अधिकार को, स्वतंत्रता का अधिकार को, ये सब क्या है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो देखा जाए दोस्तों यहाँ से ही पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इधर से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला है समानता का अधिकार, ये जो आपका बताया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक। अब हम लोग देखते हैं 14 से 18 तक, ठीक है। देखिए 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता। इसका क्या अर्थ है,
इसका अर्थ है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। कहने का तात्पर्य है कानून सभी के लिए बराबर होगा। ठीक है, कानून की समझ समानता। आगे देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 15 में क्या है, जन्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। कैसे? देखिए, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे कि जो राज्य से तात्पर्य क्या है कि जो अपने यहाँ जो है सरकार होती है, ठीक है, चाहे लोग राज्यसभा में हो, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है या फिर राज्य का गवर्नमेंट होती है, तो ये सब मिलाकर जो है राज्य का इस पर जो है बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट है तो उसके द्वारा जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही में क्या है, जन्म जाति के आधार पर विभेद नहीं। देखिए राज्य, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर एक बार और समझाता हूँ। देखिए, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल 15(4) में एक और प्रावधान है। देखिए, राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के विशेष प्रावधान के करने का अधिकार देता है। देखिए, राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है आर्टिकल 15 में, जन्म जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। बट आर्टिकल 15(4) में क्या है, इस प्रावधान के होते हुए भी आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति के उन्नति के विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15(4) में क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा। इससे जो है, इसमें जो है इसकी अपवाद मान सकते हैं, अधिकार दिया गया है 15(4) में कि जो है अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए जो है प्रावधान करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये था अपना जो है आर्टिकल 15। तो देखते हैं नेक्स्ट है। देखिए आर्टिकल 16 है दोस्तों, नौकरी में समानता, यानी कि लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल 16। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना जो है ये आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। छुआछूत का अर्थ है भारतीय जाति व्यवस्था पर आधारित एक सामाजिक प्रथा जिसमें निचली जातियों के लोगों को अछूत मानकर उससे भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? उच्च जाति के द्वारा। ठीक है, तो ये था जो है लगभग कुछ अपने कुछ समय पहले बहुत ही जो है अपने भारत में छुआछूत वगैरह काफ़ी जो है चलता था। तो बट अब इतना नहीं होता, अब कम हो गया है। बट कभी कभी क्या होता है, मामले आ जाते हैं देखने को। तो इसी सब के लिए क्या है, आर्टिकल 17 में ये प्रावधान दिया गया है, अगर कोई ऐसा करता है तो जाएगा जेल, इसमें सज़ा भी दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल जो है 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से क्या मतलब है, देखते हैं। उपाधियों का अर्थ किसी के नाम से जुड़ा एक सम्मानजनक पद या दर्जा होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको भी हम बताता हूँ मैं आपको। देखिए नेताजी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह उपाधि एडॉल्फ हिटलर द्वारा दी गई थी। तो सुभाष चंद्र को नेताजी कहते हैं, किसके द्वारा दी गई थी? तो एडॉल्फ हिटलर द्वारा। तो ये क्या थी? एक उपाधि थी। ठीक है, तो इसी उपाधि को जो है क्या कर दिया गया है, आर्टिकल जो है 18 के तहत उपाधियों का अंत, इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन राय को यह उपाधि सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं ऐसी कोई उपाधि जो है दी जाती है तो वो सब क्या है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के तहत कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, जैसे कि अपने भारत में लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, जनरल, ये सब भी क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही जो नाम है, ठीक है, दिए गए हैं। तो ये सब चलते हैं भारत में। और भी अपवाद है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं आर्टिकल 18 में। तो ठीक है, उसको रहने दीजिए, बट इतना जो इम्पोर्टेंट था इसको मैं बता दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब उपाधियों का अंत समझाने के लिए मैं लिखा था, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको भर भर को देखने को मिलता है, काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं आर्टिकल 19 से। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक जो है बताया गया है। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 में है। तो आर्टिकल 19 में जो कई प्रकार से आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, उसको हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 19 एक ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19 से एक बी में क्या है, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 1 सी में क्या है, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 1 डी में क्या है, घूमने की आज़ादी। आप भारत में घूमने की आज़ादी समझ सकते हैं कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में 19 एक ई में क्या है, भारत में निवास, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 एक जी में क्या है, आजीविका का अधिकार, यानी कि आप भारत में कहीं भी रहकर व्यापार वगैरह कर सकते हैं, अपना आजीविका चला सकते हैं, ठीक है। ये थे आर्टिकल 19 के तहत जो है जितने हम लोग को स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, ये कुछ थे, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 20 अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या बताया गया है, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हैं। अनुच्छेद 20(1) में क्या है, पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा। इसको समझते हैं थोड़ा पॉइंट के जरिए। किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो अपराध के समय लागू कानून के तहत अपराध नहीं था। इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर आज किसी ऐसे काम को अपराध घोषित किया जाता है जो कल अपराध नहीं था, तो किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए उस आज के घोषित कानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती। इसमें यही बताया गया है। जैसे दोस्त आज 2025 चल रहा है, तो आज मैं कुछ ऐसा कर दूं जो कि प्रेजेंट टाइम में वो सज़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन आने वाले जैसे जनवरी 2026 में इसको जो है कुछ इसके लिए जो मैंने काम किया था उसको लेकर 2026 में कुछ कानून बन जाता है, ठीक है, सज़ा का प्रावधान हो जाता है। तो किया था मैंने 2025 में, अब आगे चलकर ये कानून बन गया, मतलब कानून के तहत कुछ सज़ा का प्रावधान आ गया, तो हमें जो है सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मैं ये काम किया था तो उस समय जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इसमें यही बताया गया है, पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20(1) नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल जो है 20 इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं अब देखिए आर्टिकल 20 में क्या है, 20(2) में क्या है, दोहरे दंड से सुरक्षा। दोहरे दंड से सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या उसे बरी कर दिया गया है, तो उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बताया गया है आर्टिकल 20(2) में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, दोहरे दंड से सुरक्षा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए आर्टिकल 20(3) में क्या है, 20(3) में आत्मदोषी सिद्ध से सुरक्षा। इसमें क्या है, किसी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने या ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसे किसी अपराध में फंसा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, आत्मदोषी सिद्ध से सुरक्षा। तो समझ सकते हैं, आरोपी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब जैसे आप कोई भी जो है आपको जो है ज़बरदस्ती कि आपको ये नहीं कह सकता कि आप ही किए हैं, कैसे भी मतलब कर कर जो है आपसे जो है साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है आर्टिकल 20(3) में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन का अधिकार, इसको निजता का भी अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार देता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुड़े हुए हैं संशोधन वगैरह के बाद, उसको हम देखते हैं। आर्टिकल 21(a) में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार आर्टिकल 21(a) में बताया गया है। ये कब हुआ था, 86 नंबर का संविधान संशोधन था 2002 में, तभी से जो है इस आर्टिकल में ये प्रावधान जोड़ा गया है।
नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा देखिए, आर्टिकल 21 में जो है ये भी आता है, देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ही निहित है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछेगा कि देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बताइएगा 21। नेक्स्ट है, त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। त्वरित यानी जल्द से जल्द सुनवाई का अधिकार जो है किस में बताया गया है, अनुच्छेद 21 में। आपको ये भी याद रखना है। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल से जुड़े हुए पॉइंट है उसको भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चंस बच ना पाए। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उपयोग से पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित जनहित याचिका दायर की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आ चुका है यूपीएससी में। तो आर्टिकल जो है 21 के तहत। नेक्स्ट है, समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन का अधिकार में शामिल किया गया है। तो समझ रहे हैं, आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है, एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 22 क्या है। नागरिकों को गैरकानूनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 22 क्या है, इसमें किसी भी गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 22। नेक्स्ट है, गिरफ्तारी व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल जो है 23 से 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में देखिए, मानव व्यापार, जबरन व बदुआ मजदूरी पर रोक क्या है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसमें बताया गया है, आर्टिकल 23 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 है, 24 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। 14 है, 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। इसमें क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से पूरी तरह रोकता है। आर्टिकल 24। ठीक है, यह बच्चों के शोषण के खिलाफ एक मौलिक अधिकार है जो उन्हें खतरनाक परिस्थिति से बचाता है। आर्टिकल 24 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको मैं जरा क्लीन कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है बताया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार है। आप जो भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति जो भी हैं, तो धर्म के मानने, आचरण और प्रचार कर सकता है आर्टिकल 25 के अनुसार। आर्टिकल 26 में क्या है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार। कोई भी जैसे धर्म से जुड़ा हुआ समूह है या ग्रुप है, तो अपने जो है धर्म के लिए प्रबंधन का अधिकार वगैरह आर्टिकल 26 के अनुसार कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27, धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगेगा। आपको इतना याद रखना है, आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगेगा। कर नहीं लगता है दोस्तों, शुल्क लगता है, उसका कुछ अलग जो है प्रावधान है। तो इम्पोर्टेंट है ये, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल जो है 28। आर्टिकल 28 है, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। क्या है इसमें, जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से राज्य के धन से चलते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, जो पूरी तरह से राज्य के जरिए जो है चलते हैं, कॉलेज या कुछ भी हो, जिसमें जो है सरकार का धन से चलने वाला कोई भी संस्थान, ठीक है, शिक्षण संस्थान, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आगे देखते हैं, यह नियम ऐसे संस्थानों पर लागू होता है जो किसी धार्मिक ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित किए गए हैं और राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, यह है आपका आर्टिकल 29 से 32 तक। अनुच्छेद 29 में क्या है,
अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। भारत के किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल जो है 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो इसका जो है कुछ पॉइंट था मैंने बताया। आगे देखते हैं आर्टिकल 30 में क्या है, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। ठीक है, तो भारत में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनका प्रबंध करने का अधिकार होता है आर्टिकल 30 के तहत। इतना आप याद रखिएगा, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आपको ये वाला चीज़ जो है बहुत ही ध्यान से देखना होता है, यही जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के परिवर्तन यानी लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। रिट से तात्पर्य दोस्तों आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार के विषय में दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, ये आदेश जारी कर सकता है, यानी कि रिट जारी कर सकता है। देखिए ये 5 प्रकार से जो है रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट यानी आदेश कौन कौन से हैं, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां है उत्प्रेषण। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है, परमादेश क्या है, इसको समझते हैं। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी अवैध रूप से रियासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश ताकि उसकी रिहाई की जा सके। ठीक है, इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है परमादेश, किसी अधिकारी या सार्वजनिक निकाय को उनके कानून कर्तव्य का पालन करने का आदेश कौन देता है मौलिक अधिकार के केस में, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा है प्रतिषेध, किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। ठीक है, कहता है भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपका जो अधिकार है वही करिए। ठीक है, उससे ज़्यादा करने का प्रयास मत करिए। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। क्या है परीक्षा, तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद या अवैध रूप से आसीन होने की जांच करना, तो इसी को क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखते हैं, एक और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए उत्प्रेषण, किसी निचली अदालत के फैसले या आदेश को रद्द करने के लिए उसे समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय में स्थानित करने का आदेश। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आर्टिकल 33 क्या बताया है, संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिकों बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और ऐसे अन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करने की शक्ति देता है। कौन देता है, आर्टिकल 33। उद्देश्य अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने और अपने पदों का अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जो है आर्टिकल, ये सब जो है प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 23 में। और क्या है, यह शक्ति विशेष रूप से भारत की संसद के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने। अब देखिए दोस्तों, अब ये तो अपना था आर्टिकल 33 तक जितने इम्पोर्टेंट थे वहाँ तक मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दिया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के थ्रू, जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, कुछ छूट गए हैं या फिर कुछ जो अक्सर आते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं फटाफट। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी
समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी मैंने आपको ये समझा चुका हूँ, अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के निलंबन संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल जो है 358, 359 में ये प्रावधान बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15 का 3 जो है, 15 के 3 में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। नेक्स्ट है, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं? तो प्रेस को कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और है जो कि अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। विधि शासन, कानून का शासन की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो एवी डाइसी के द्वारा किया गया था। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ चुके हैं। आप वीडियो को बहुत ही आराम से जो है 1 या 2 बार वीडियो को प्ले करके आराम से देख लीजिएगा। सारे जो है कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगे और आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर अभी तक ये वीडियो तीसरा था पॉलिटी का, इससे पहले मैं दोस्तों नागरिकता और जो है भारतीय संविधान के भाग को मैं बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छी थी। तो बाकी आप जो बताइएगा, जो कमियां होती हैं आप लोग कमेंट करिएगा, उसी हिसाब से मैं सुधार करता चलूँगा और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट की ओर लेकर चलूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।